जी नमस्कार मित्रों, इकोनॉमी में कुछ नए शब्द चर्चा में। मार्केट फ्रॉड, स्मॉल कैप, मिड कैप, और खासकर इसलिए क्योंकि सेबी ने बोला इन सब की हवा टाइट करनी है। तो मुद्दा क्या है समझते हैं। यूपीएससी को आजकल शेयर मार्केट में से थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछने की इच्छा हो गई है, इसलिए हम लोग इसे सुकून से पढ़ रहे हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे कंपनियों के अलग अलग प्रकार, ये प्राइवेट इक्विटी फंड और म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क है, कंपनी का वैल्यूएशन कैसे होता है, मार्केट कैप क्या है, स्मॉल कैप को क्यों रिस्की बोला गया है, और मार्केट फ्रॉड क्या होता है, और सेबी इन पर क्या कर रही है। अब जैसे जैसे यूपीएससी प्रीलिम करीब आएगी, अभी करीब 75 डेज आर लेफ्ट, तो बहुत सारे लोग टॉपिक प्रेडिक्ट करना चालू करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको असल में टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो इसके पहले भी शेयर मार्केट के ऐसे बहुत सारे टॉपिक मैंने पढ़ा है, प्लेलिस्ट देख लेना। और खैर यूट्यूब में तकलीफ ये होती है कि सब बिखरा बिखरा होता है। पूरे साल के इकोनॉमी के अपडेट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं फ्री में भी पढ़ाता हूँ। सीरीज़ का नाम है Win24 सीरीज़। ऑलरेडी 2 क्लास हो चुके हैं, तीसरा क्लास अगले मंगलवार 19 तारीख को होगा रात को 9 बजे। और सिर्फ बोल बच्चन ने उसमें सब हार्डकोर हैंडआउट भी दिए जाते हैं, जो इतने ही प्रोफेशनल क्वालिटी के मैंने बनाए। जैसे मैं फ्री मतलब जो प्लस में मैं पढ़ाता हूँ पेड कोर्सेज में, उतना ही वो फ्री में भी उतना ही प्रोफेशनल मैंने बनाए। 60 पेज के हैंडआउट ऑलरेडी बन चुके हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले समझते हैं कंपनी के प्रकार। तो आप प्रश्न पूछो कंपनी को कि क्या आप आम जनता को अपने शेयर बेच सकते हैं कि नहीं। अगर कहे वो हाँ, जैसे अदानी, तो कहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और सामने बायजू को पूछो तो वो कहे नहीं बेच सकते क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब इनको और आगे एडवांस में क्लासीफाई करें कि क्या आपके ये जो शेयर्स हैं ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जैसे किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वहाँ उसकी खरीद बिक्री हो रही है। अदानी कहे हाँ, तो वो लिस्टेड कंपनी है। बायजूस कहे ना, इसलिए वो एक अनलिस्टेड कंपनी है। इसे और क्लासीफाई करें कि ये जो लिस्टेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसमें अगर गवर्नमेंट जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो, जैसे ओएनजीसी, तो हम कहें वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी। और उसमें सरकार मेजॉरिटी शेयर होल्डर ना हो, जैसे अदानी, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, तो उसे हम क्या कहें, प्राइवेट सेक्टर कंपनी, निजी क्षेत्र की कंपनी। ये जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, जैसे टाटा म्यूचुअल फंड, तो यूजुअली वो क्या करते हैं, आम जनता से पैसा लेके ऐसी लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। ये एक बात हुई। अब हम बात करें प्राइवेट इक्विटी फंड की। तो देखो कंपनी के प्रकार मैंने आपको सिखाए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे बायजूस एक प्रकार से अनलिस्टेड कंपनी भी है, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कुछ उसका बिकेगा नहीं। अब ऐसी जो प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनियां हैं, बराबर, उनको भी हम सब क्लासीफाई कर सकते हैं कि उसकी उम्र कितनी है, वो क्या कोई नया इनोवेशन का काम कर रहे हैं। तो पुरानी कंपनी मेरे ख्याल से 1929 में बनी पार्ले जी, तो इनोवेशन तो उसमें कुछ है नहीं, बिस्किट ही बनाना है, तो वो पुरानी प्राइवेट लिस्टेड कंपनी हुई। और बायजूस तो क्या वो नई कंपनी हुई। मान लीजिए उसको 10 साल से ज़्यादा ना हुए हो, तो उसे हम बोलें स्टार्टअप, प्रोवाइडेड कि वो इनोवेशन का काम कर रही है, उसके सालाना सेल्स टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा ना हो। तो जो वेंचर कैपिटल फंड वाले होते हैं, वेंचर कैपिटल फंड, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप कंपनियों में। और ये जो प्राइवेट इक्विटी फंड है, बराबर, असल में बात ऐसी है कि जो रिच इन्वेस्टर हैं, उनकी इच्छा हो जाए वो प्राइवेट इक्विटी फंड में डालते हैं, और वो पैसा जाता है इन सब प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनियों में। और उसमें भी एक सब टाइप है कि अगर स्टार्टअप कंपनियों में वो जाता हो तो हम उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल फंड। मतलब रिच इन्वेस्टर, सब टॉपिक, प्राइवेट इक्विटी फंड, पीई फंड्स, जो कि इन अनलिस्टेड कंपनियों में डालते हैं पैसा। पाले जी भी हो सकता है, बायजूस भी हो सकता है। और उसी का ऐसे फंड्स का एक सब टाइप हुआ वेंचर कैपिटल फंड, यदि वो स्टार्टअप कंपनियों में पैसा डाल रहे हैं। खैर इस स्लाइड को पॉज करके देखना अगर आपको और सुकून से इसे समझना हो। तो मैंने आपको कंपनियों के प्रकार समझाए, म्यूचुअल फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड के बारे में बताया। अभी आगे का मुद्दा है वैल्यूएशन। देखिए, वैल्यूएशन का मतलब क्या, मूल्य निकालना। तो किसी कंपनी का मूल्य हम निकाल रहे हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वैल्यूएशन। अब ये वैल्यूएशन करने के भी अलग अलग मेथड हो सकते हैं। मेथड नंबर 1, 2, 3, 4। फॉर एग्जाम्पल, जो कोई स्टार्टअप कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी की डेफिनेशन याद रखनी है, जो सरकार के कॉमर्स मिनिस्ट्री के DPIIT डिपार्टमेंट ने व्याख्यायित की है। स्टार्टअप कंपनी वो होती है जिसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा नहीं, एनुअल टर्नओवर या उसकी कमाई सालाना 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, 100 करोड़ से कम है, और जो इनोवेशन, नवाचार का काम करती है। तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली एक साथ उसको मिलती हो तो हम बोलते हैं वो स्टार्टअप है। और ऐसी स्टार्टअप कंपनियों की हम कीमत निकाले या औकात निकाले और पिरामिड बनाए, तो ऐसी स्टार्टअप कंपनियां जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे ज़्यादा होता है, हम उनको बोलते हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनीज। तो मैं वापस आऊँ, वैल्यूएशन का मतलब क्या, कंपनियों का मूल्य निकालना।
स्टार्टअप कंपनियों का जो वैल्यूएशन मेथड है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें हम जा नहीं रहे। हम बात कर रहे हैं आज पब्लिक लिस्टेड कंपनियों की वैल्यूएशन निकालनी, जिसकी एक मेथड है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट कैपिटलाइजेशन में ये होता है, अब समझो मेरे पास एक कटोरी के अंदर कुछ एप्पल्स हैं, सपोज 10 एप्पल है, और हर एक एप्पल का प्राइस है सपोज 15 रुपये। तो कुल मिलाकर वैल्यू क्या होगी इस पूरे बास्केट की? 150 रुपीज़, बराबर टोटल वैल्यू ऑफ द बास्केट। तो उसी तर्ज पे ऐसी पब्लिक लिस्टेड कंपनियों का हम वैल्यू निकालते हैं, जिसका एक मेथड है मार्केट कैपिटलाइजेशन। फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी आईफोन बनाने वाली 2022 जनवरी में उसके बास्केट में कितना एप्पल्स थे, मतलब कितने शेयर्स थे? तो कुल मिलाकर इस कंपनी के शेयर्स कितने? इतने 15.63 बिलियन यूनिट्स, 1 2 3 4 करके कागज के टुकड़े कितने? 15 बिलियन यूनिट्स है। और हर एक शेयर का क्या प्राइस है? तो उस जमाने में था $125। तो ये हुआ क्वांटिटी मल्टीप्लाई विद प्राइस, तो आपको जो मिले वो क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये मल्टीप्लाई विद भी जवाब है $1.9 ट्रिलियन। ये जो रकम है याद रखना है, ये स्टैटिक नहीं है, ये अलग अलग समय पे बदल सकती है। सपोज उसका नया प्रोडक्ट लॉन्च हो तो इन्वेस्टर ज़्यादा भाव दे देकर उसके शेयर्स खरीदना चालू करे तो भाव ऊपर भी जा सकता है, मार्केट कैप बढ़ भी सकता है। फॉर एग्जांपल 2023 सितंबर तक में उसने कुछ नया आईफोन लॉन्च किया होगा, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स या क्वांटिटी तो सेम है, पर शेयर का भाव बढ़ गया $171, तो बढ़ के मार्केट कैप हो गया $2.6 ट्रिलियन। अभी न्यूज़ एक और चल रही है कि रिलायंस वो पहली भारतीय कंपनी है कि जिसका ये जो मार्केट कैप या वैल्यूएशन उस हिसाब से 20 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया। तो वो क्या बात करना चाहते हैं? वो ये बात करना चाहते, उसके शेयर्स की जो क्वांटिटी है वो तो उतनी होगी, पर उसका प्राइस बढ़ गया होगा, इस कारण से उसका ये मार्केट कैप या वैल्यूएशन बढ़ गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब जो हमने समझा मार्केट कैपिटलाइजेशन के रूप में हमने उस कंपनी की वैल्यू निकाली, बस अभी आप उन सबको मेरिट लिस्ट में बिठा दो, उनका रैंकिंग करो। जो कोई कंपनी ऐसी निकले जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम हो, या उसे ऐसे भी बोल सकते हैं 50 बिलियन रुपी से कम हो। 5,000 करोड़ और 50 बिलियन एक बात है। फॉर एग्जाम्पल वीआईपी सूटकेस कंपनी, तो हम बोलेंगे वो एक स्मॉल कैप कंपनी है। ऑन दी अदर हैंड ये रिलायंस का या टीसीएस, इन्फोसिस, बहुत सारी कंपनियां हैं कि जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ या जिसको कहे 200 बिलियन रुपीज़ से ज़्यादा हो, रिलायंस, टीसीएस वगैरह, तो उनको हम क्या कहेंगे? लार्ज कैप कंपनी। लार्ज कैप कंपनी, ओके। तो स्मॉल कैप और लार्ज कैप। तो जो बीच में है कि जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 20,000 करोड़ से कम हो, या उस दोनों की रेंज में हो कि 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में हो, तो उसे हम क्या कहें? मिड कैप कंपनी, जैसे कैस्ट्रॉल कंपनी, दैट इज़ अ मिड कैप। बस, तो ये एक तरीका हुआ। यहाँ पर हम क्या प्राइस या भाव के हिसाब से उनको सेट किया। सेबी का खुद का तरीका थोड़ा रिफाइंड है। वो क्या बोलेंगे कि ये सभी कंपनियों को मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनाओ, और जो टॉप 100 कंपनियां बनेंगी जो भी, तो उनको हम बोलेंगे कि वो सब लार्ज कैप है। उसके बाद 101 से 250 की मेरिट लिस्ट में जिनका नंबर आए वो सब मिड कैप है, और 251 से नीचे जो मेरिट लिस्ट में हो उन सबको हम बोलेंगे स्मॉल कैप्स। तो हमने ये देखे लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप। अब इनके दो फैक्टर्स हमें याद रखने हैं एमसीक्यू के लिए, लिक्विडिटी और रिस्क। लिक्विडिटी मतलब क्या गोल्ड की तरह एकदम चुटकी बजाते दूसरे मिनट में आप इसके शेयर बेच सकते हो और कोई खरीद सकता है? तो रिलायंस, टीसीएस वगैरह ये तो प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, तो स्वाभाविक के हाथ आप दूसरे को बेच सकते, निकल सकते, तो हो गया लार्ज कैप। ऑन द अदर एंड वीआईपी सूटकेस, उसके शेयर्स आप रीसेल करने जाओ तो क्या आसान होगा? वो डिपेंड करता है। लोग सोचे अच्छा अब दिवाली का वेकेशन है, लोग ज़्यादा टूर पे, वेकेशन पे निकलेंगे घूमने, तो शायद सूटकेस की बिक्री बढ़ेगी, तो शायद लोग उस प्रोजेक्शन में सूटकेस के शेयर्स खरीदना चालू करें। हो सकता है अभी मान लो चलो फरवरी के, अभी तो एग्जाम चल, कौन खरीदे, तो दे विल नॉट बाय। तो इसलिए जो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं उनकी लिक्विडिटी थोड़ी कम है, आपको हाथों हाथ दूसरा कोई इन्वेस्टर मिलता नहीं जिसको आप रीसेल करके निकल सके। और मिड कैप वाला क्या होगा? मैं उसको दे दूँ 2 स्टार, दोनों के बीच वाला होगा। ये एक बात हुई। फिर दूसरा होता है रिस्क। रिस्क के हिसाब से आप समझो जो स्मॉल कैप कंपनियां उनका रिस्क कम होता है या ज़्यादा होता है? ज़्यादा होता है, 3 स्टार में दूँ। और जो लार्ज कैप कंपनी है उनका रिस्क लो होता है। इसको थोड़ा समझें। मान लीजिए बाजार में एप्पल का भाव चल रहा हो 150 रुपये, और मैं एक बदमाश ट्रेडर हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं इसको ऊपर ले जाना है भाव को मुझे। तो अगर मुझे बाजार में से एप्पल का भाव
बढ़ाना है तो मैं क्या करूं, एप्पल्स की शॉर्टेज क्रिएट करूं, बाजार में जितने भी एप्पल्स हैं मैं खरीदना चालू करूं, खुद के तो मेरे हैं, दूसरे दुकानदारों के भी एप्पल्स में खरीदना चालू करूं, ताकि एप्पल्स की सप्लाई कम हो जाए, उसकी तंगी या शॉर्टेज हो जाए। तो अपने आप फिर आप जानते हैं जिसकी शॉर्टेज बढ़ेगी और सामने अगर डिमांड बढ़ता रहे तो फिर वो भाव ऊपर चढ़ना चालू हो जाता है। अब इसी तर्ज पे आप समझो कि अगर कोई स्मॉल कैप कंपनी है, बराबर, जैसे ये वीआईपी, तो उसके तो कम ही शेयर होंगे और कमी, तो आप खरीद के उसकी शॉर्टेज क्रिएट कर सकते हो, उसकी डिमांड बढ़ा सकते हो, और फिर जैसे भाव ऊपर जाने लगे और बाकी इन्वेस्टर उसको खरीदने लगे तो आपने अपने जो शेयर से उसको बेच के भाग जाओ, पंप एंड डंप स्ट्रेटेजी बोलते हैं, ये हर्षद मेहता वगैरह करते थे। लेकिन आप समझो कोई लार्ज कैप कंपनी है, जैसे ये रिलायंस या इन्फोसिस, तो ये एक प्रकार से हाथी है। हाथी को धक्का मार के आप हिला नहीं सकते। मतलब अगर इच्छा हो जाए कि मैं रिलायंस या इन्फोसिस के शेयर खरीद के उसके प्राइस ऊपर बढ़ाऊंगा, उसकी शॉर्टेज क्रिएट कराऊं, तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी, उसमें ढेर सारे लोग पड़े हैं, ढेर सारी क्वांटिटी में उसके शेयर्स हैं, आपको कितने खरीदोगे तब भाव चढ़ेगा। इसलिए बोला जाता है कि वहाँ पर लार्ज कैप कंपनियों में रिस्क कम होता है, क्योंकि वहाँ पर लोग उसको मैनिपुलेट करना, प्राइस चेंज करना मुश्किल है कंपेयर टू दिस स्मॉल कैप कंपनीज। इसके आगे और भी रिफाइंड तरीके इसको हमें समझना हो तो अगर आपको भी रिस्क लेने से बचना है तो कोई अच्छे इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करें यूपीएससी की तैयारी के वक्त। अनअकैडमी दूसरों से बेहतर कैसे, कि देखिए प्रीलिम, मेंस, सीसेट सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर एम्बेडेड है। प्रीलिम की टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन वो भी एम्बेडेड है। दूसरे इंस्टीट्यूट में क्या होता है, लॉक कर देते हैं कि ये वाला नहीं मिले, वो वाला नहीं मिले, या फिर कि उसमें डिवाइस लिमिट हो, मतलब उस तरह से कि आप 3 बार से ज़्यादा टैबलेट पे वो कोर्स नहीं देख सकते। यहाँ पर ऐसा नहीं, आप जितनी बार चाहे आप उसे देख सकते हैं। सो इट हेल्प्स। और लाइव क्लासेस बाय टैप एजुकेटर, सारे सब्सक्रिप्शन, मतलब सारे सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, बाइलिंगुअल में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। सरमद महराज सर और बड़े टॉप एजुकेटर जो इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं, तो उनकी अलग अलग बैचेस चल रही है। 2024, 25, 26 के लिए आप जुड़ सकते हैं। और अभी अप टू 50% ऑफ एंड 6 मंथ्स एक्स्ट्रा ऐसी ऑफर, जिसका कूपन कोड है muna.org, उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इकोनॉमी का कोर्स जो मेरा चल रहा है वो भी इसके तहत ही है। इट इज़ लाइक नेटफ्लिक्स कि आप एक बार में सारे आपके शो अनलॉक हो जाते हैं। खैर मैं वापस आऊँ, मैं आपको बता रहा था कि वैल्यूएशन और मार्केट कैपिटलाइजेशन और स्मॉल कैप रिस्की क्यों है, क्योंकि उसके प्राइस को मैनिपुलेट करना थोड़ा आसान होता है। अभी दूसरा एक मुद्दा चल रहा है, मार्केट फ्रॉड। सेबी की चीफ, उन्होंने बोला कि देयर इज सम फ्रॉड इन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स, और उसके चलते फिर बबल हो सकता है। तो ये फ्रॉड क्या है, बबल क्या है, ये हमको समझना है। आसान भाषा में समझना हो तो ये वीडियो क्लिप आप देख लो फिल्म से। बहुत ज्यादा बोल गया भाई। भाई सोडा बाटली की कीमत तब तक जब तक कि वो बंद। जैसे ही बुच्च खुला झाग बढ़ जाता है और रह जाता है क्या, पानी। पानी। हाँ, तो कुल मिलाकर 2 शब्द हैं, एक है फ्रॉथ और दूसरा है बबल। फ्रॉथ मतलब क्या, झाग, जैसा वो सब ड्रिंक्स के ऊपर लग जाता है। वो कब होता है, किसी संपत्ति की मांग और उसका भाव औकात से ज़्यादा बढ़ रहा है। व्हेन द एसेट्स इंट्रिंसिक वैल्यू इज लो बट इट्स डिमांड इज इंक्रीजिंग एंड द प्राइस इज इंक्रीजिंग। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको सिखाऊं। एक कंपनी है सनोफी, जो फार्मास्यूटिकल, मेडिकल सब चीज़ें बनाती है। तो उसका शेयर का प्राइस चल रहा है 6,500 रुपी 2020 में, बराबर। और जब भी कंपनी को मुनाफा यानी प्रॉफिट होता है तो उसका कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देता है। तो इन लोगों ने दिया था करीब 350 रुपीज़, तब परसेंटेज निकालो, ये करीब आए 5% समथिंग। तो इसको हम बोलते हैं डिविडेंड यील्ड, कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया उसके सामने कितना डिविडेंड आता है, अराउंड 5%। तो अभी इन्वेस्टर क्या सोचे, हाँ भाई बराबर है, देखो 2020 में एसबीआई के सेविंग अकाउंट में मान लीजिए मुझे 2-3% ब्याज मिलता हो, उसके मुकाबले ये तो 5% है, तो मैं इसमें पैसा डालूंगा। अब वहाँ तक ठीक है, लेकिन तो फिर इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या इसके आसपास होनी चाहिए कि ये शेयर का भाव 6,500 के आसपास होना चाहिए। लेकिन आप देखो तुरंत दूसरे साल 2021 में इसका भाव बढ़ के हो गया 7,500, जबकि डिविडेंड में कोई खास सुधार नहीं आया, उल्टा कम हो गया। पहले 350 था, अभी 330 हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि आप समझो 2020 में कोरोना था, तो थोड़ा जो भी प्रॉफिट ज़्यादा हो, 2021 तक वैक्सीनेशन हो गया हो, वापस सब अनलॉकडाउन हो गया, तो फार्मा कंपनियों का प्रॉफिट पहले जितना ना रहा। लेकिन फिर भी इसका भाव बढ़ रहा है, क्योंकि जो पब्लिक है ये अभी भी सोच कि ये खरीद रहे, अभी और चढ़ेगा और चढ़ेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये बबल अब मतलब फ्रॉड क्रिएट होगा, झाग क्रिएट होगा। पहले झाग क्रिएट होता है,
फिर वो ज़रूरत से ज़्यादा झाग क्रिएट हो जाए, फिर क्या उसमें से बबल बन जाए, गुब्बारा, फिर गुब्बारा फट जाएगा। ऐसे गुब्बारे फट भी चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका के अंदर साल 2000 के आसपास .com बबल की, ये बहुत इंटरनेट कंपनियां चढ़ जाएंगी, पर एक हद से ज़्यादा कितना चढ़ेगी, तो फिर फट गया गुब्बारा। फिर 2007-8 के आसपास सब प्राइम क्राइसिस, कि उनकी सब बैंक NBFC कंपनियों ने बहुत सारे ऐसे लोगों को लोन दिया था जो होम लोन चुकाने की कैपेसिटी नहीं थी, और उसके सामने मार्केट में बॉन्ड जारी किए और बड़ा गुब्बारा बना, वो भी फट गया। तो सेबी चीफ जो बोल रहे हैं कि भाई अभी फ्रॉथ बन रहा है और उसमें से बबल बन सकता है, वो इस परिप्रेक्ष्य में उनकी बात है। तो मार्केट फ्रॉथ हमने समझा, और उससे लड़ने के लिए सेबी ने क्या सोचा है, तो सेबी ने कहा है सब म्यूचुअल फंड कंपनियों को, पहली तो बात कि तुम एक स्ट्रेस टेस्टिंग करो कि जितने ये स्मॉल कैप मिड कैप में आप लगे हो, तो लिक्विडिटी कितनी है कि आज के आज अगर आपको निकल जाना हो तो निकल सकते हो कि नहीं। तो अपने आप पता चल जाए भाई मैं तो बहुत रिस्क में हूँ, या कितना टाइम लगे, 2 महीने, क्वार्टर, कितना टाइम में आप निकल सकते हो। और दूसरा डिस्क्लोज एक्सपोजर, कि किस कंपनी में कितना पैसा डाला है और उसके पीछे क्या रैशनैलिटी है, क्या तर्क आपने लगाया, वो सब इन्वेस्टर को डिस्क्लोज करो। तो अपने आप स्वाभाविक है म्यूचुअल फंड थोड़े शर्मिंदा महसूस करेंगे, थोड़ा डरा महसूस करेंगे कि भाई ये तो अपनी ऊपर स्क्रूटिनी बढ़ चुकी है। तो इसके चलते आप देखो कि आजकल वो स्मॉल कैप के अंदर जितना पैसा डाला उसको बेच बेच के भाग रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्मॉल कैप इंडेक्स, मतलब समझो स्मॉल कैप VIP कंपनियाँ सी और कंपनियाँ होगी, मान लीजिए 3 कंपनियाँ, तो मैं करूँ A+B+C डिवाइडेड बाय 3, तो मुझे जो X बार या एवरेज मिले, बराबर ऐसा कुछ इंडेक्स बनाते होंगे। ऑब्वियसली उसमें वेट भी असाइन होता है, पर अभी कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा है। तो समझो ऐसी जो स्मॉल कैप कंपनियाँ हैं उनका मैं प्राइस का एवरेज निकाल रहा हूँ। तो आप देखो ये पिछले 1 महीने में गिर रहा है, स्मॉल कैप गिर रहा है, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लार्ज कैप इंडेक्स, मतलब ये रिलायंस TCS वगैरह, उनका मैं एवरेज निकालूँ तो आप देखो वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये म्यूचुअल फंड वाले उधर से निकल के इस तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे। सो दैट इज़ द जिस्ट ऑफ इट। बाकी ये तो खैर एक टॉपिक हुआ, ऐसे शेयर मार्केट बहुत सारे टॉपिक है, उनका पूरा एनुअल कंपाइलेशन वो मैं पढ़ा रहा हूँ। Win24 सीरीज़ अगले मंगलवार 19 तारीख को रात को 9 बजे, उसके साथ आप जुड़िए। और सब पावर पॉइंट और सेपरेट रिवीजन फ्रेंडली हैंडआउट के साथ हम पढ़ाई करेंगे। 2 लेक्चर और हो चुके हैं, जिसमें 60 पेज का हैंडआउट और हो गया, और तीसरा शेयर मार्केट का उसका भी लंबा हैंडआउट होगा, क्योंकि आजकल UPSC ज़्यादा प्रश्न पूछ रही है। बाकी अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं 50% ऑफ 6 मंथ एक्स्ट्रा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट।